हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12 का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। आपको इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल जरूर दिखाई देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके पहले के दो वीडियो जो आप ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझा दिया है विथ न्यूमेरिकल। अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले क्विकली हम समझ लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इसको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें ऑलरेडी हम ये दोनों पढ़ चुके हैं, ये पढ़ेंगे। जो बात यानी डेफिनेशन में है या फिर मैंने थियोरेटिकली आपको समझाई, उस चीज को हम इक्वेशन से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत बच्चों को थोड़ी सी डेफिनेशन में प्रॉब्लम होती है। केमिस्ट्री में जितनी ज्यादा चीजें इक्वेशन से समझी जा सकती हैं उतनी और अच्छा और कोई तरीका नहीं है। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड depend on number of solute particle and not on the identity of solute particle। यानी यही कहा गया था, solute particle के नंबर पर डिपेंड करेगा, आइडेंटिटी क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर एक सुक्रोज लिया गया है, एक यूरिया लिया गया है। आपको पता है दोनों का नेचर अलग अलग है, मोलर मास अलग अलग है, क्रिस्टल्स अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। उसको उसके क्या किया, सुक्रोज का 1 मोल लिया और यूरिया का भी 1 मोल लिया, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, तो उसको कहा जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम। अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ लेते हैं। उसके पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के फ्रोजन स्टेट के इक्वल हो जाता है। जैसे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 273.15 केल्विन। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड वाटर, यानी लिक्विड वाटर ही कहा जाता है, तो वाटर का वेपर प्रेशर जो होगा वो आइस, जो कि लिक्विड का फ्रोजन फॉर्म है, फ्रोजन स्टेट है, उसके इक्वल हो जाएगा। यानी जिस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल। तो यहां पर क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन लिक्विड, उसको कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। The freezing point of the substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in solid phase। liquid phase का आपको बता ही दिया है, solid phase के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यहां पर उल्टा होगा, प्योर सॉल्वेंट जिसको आप कहते हैं टी एफ नॉट, टीबी नॉट की जगह टी एफ नॉट, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। डिप्रेशन का मतलब है कम होना। अब बेसिकली क्या है, टी एफ नॉट, टी एफ, ये दो चीजें क्या क्या चीजें, टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टी एफ क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पर देख सकते हैं कि किसका कम हो रहा है, यानी सॉल्यूशन का, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको इसकी इक्वेशन भी बताऊंगा, डोंट वरी। पहले सबसे पहले ग्राफ से समझ लेते हैं। हम यहां पर सॉल्वेंट वाटर ले लेते हैं जो इजीली हम समझ सकते हैं। ये है फ्रोजन सॉल्वेंट, यानी इसको चाहे तो आप आइस कह दीजिए। इसमें जो ये ब्राउन कलर की लाइन आपको ग्राफिकली नजर आ रही है, वो फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है।
ठीक है। अब हमने क्या लिया, लिक्विड सॉल्वेंट, जिसको आप मान लीजिए वाटर है, ठीक है, सिंपली वाटर कह दीजिए। अब हमने क्या किया, वाटर का टेम्परेचर सपोज दैट यहाँ है, ये है, और इस केस में हम उसका वेपर प्रेशर कोई मान लेते हैं। उसको हमने ठंडा करना शुरू किया। पिछले वाले में क्या था, हम हीट कर रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, पिछले वाले मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हीट कर रहे थे, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। यहाँ पर क्या है, हम उसको ठंडा करेंगे क्योंकि हमें फ्रीज करना है। ठंडा करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। तो हमने शुरुआत यहाँ ऊपर से की, जब टेम्परेचर जाता है, धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, हम ठंडा कर रहे हैं, ये लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, वो जो फ्रोजन स्टेट है, फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उसके इक्वल हो रहा है। हमने उसको मेजर कर लिया, क्या बोला, टीएफ नॉट, यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब उसके बाद उसी सॉल्वेंट में यानी वाटर में हमने कोई सॉल्यूट, मान लीजिए आप शुगर मिला दीजिए, यूरिया मिला दीजिए, NaCl मिला दीजिए, वो हम मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। और आपको पता है PS इज लेस देन P1 नॉट, सिंपली ये RLBP में आपने पढ़ा है। आपको अगर क्लियर नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके RLBP का वीडियो देख लीजिए। तो क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया प्योर सॉल्वेंट में, तो अब वो इस पॉइंट पर होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर। फिर हमने सॉल्यूशन को ठंडा करना शुरू किया और कर रहे हैं हम जाके यहाँ पर उस फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से टच करते हैं और उस टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, TF। अब आप इस ग्राफ से देख सकते हैं TF इज लेस देन TF नॉट, यही है, TF इज लेस देन TF नॉट, इसका मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, सिंपल हो गया। अब क्या है, देख लीजिए क्या है। According to Raoult's law, when the non-volatile solid solute added to the solvent, its vapor pressure decreases, ये हमें पता है। Now it would becomes equal to that of solvent in lower temperature। मतलब यहाँ पर इसका लैंग्वेज का मतलब, ये NCERT की लैंग्वेज है, ऐसी होती थोड़ी सी। इसका मतलब ये है कि जो आपने सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलाया सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाएंगे तब की बात कर रहा है, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिकली समझा दिया और डेफिनेशन बता दी। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, यही है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसे ये भी होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, KF आ जाएगा। यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा। दोस्तों, आपको मटेरियल अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको पढ़ाई कैसी लग रही है, मटेरियल कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो KF होता है उसको कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये KF हो गया। वाटर के लिए KF की वैल्यू क्या है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट तो आपको ये सामने दिख ही रही है। अब KF को निकालने का तरीका होता है जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से निकलता है। तो यहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, TF नॉट कहिए या TF कहिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये NCERT में एज इट इज लिखा है, तो मैंने भी उसको TF नॉट ना लिखकर TF लिखा है। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं नीचे लिखा है TF डिनोट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन एंड डेल्टा FUS फ्यूज H रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको मिलेगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एक न्यूमेरिकल देखते हैं और वीडियो खत्म। यहाँ पर ये NCERT में जो टेबल दी गई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट KB और KF की वैल्यू है टेम्परेचर पर, वो लिखी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए है। KB और KF की वैल्यू आपको एग्जाम में दी गई होगी, इसीलिए याद करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट शुड बी द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ निकालना है, कंटेनिंग 17 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये क्लियर दिख रहा है। के एफ की वैल्यू आपको पता है, W2 17 ग्राम है, मोलर मास इथेनॉल का 46 है, W1 क्या है 1000 ग्राम है, क्योंकि ये क्या दिया गया है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेटर का यूज कर दीजिए, ये आ गया। यही वैल्यू आप 0.687 केल्विन में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी एमसीक्यू का आंसर हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।